हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट कवर करेंगे। आज ही हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था की जो प्रस्तावना है, जिसको प्रियम्बल भी बोलते हैं और इसको एक और नाम से जाना जाता है उद्देशिका। उद्देशिका के नाम से इसको क्यों जाना जाता है, अभी उसको हम समझेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में प्रस्तावनाओं को हम कंप्लीट पूरा अच्छे से कवर करने वाले हैं। ना सिर्फ कवर करेंगे बल्कि इससे जुड़े हुए हम 35 MCQs को भी कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरा विश्वास करिए, यदि आप ये 35 MCQs को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न छूट कर नहीं जाएगा। ठीक है, आप परीक्षा में किसी भी प्रकार का भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा, आप उसका आंसर दे पाएंगे। बस आपका थोड़ा सा समय लेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखना। कंप्लीट प्रस्तावना का जो चैप्टर है पूरा का पूरा हम फिनिश करने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, और इस सीरीज में हम भारतीय संविधान पूरा पढ़ने वाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था जो है हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। आज ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम क्या करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल को पढ़ने वाले हैं और 35 प्लस, ठीक है, 35 प्लस जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपके सामने है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो कि लिखी हुई है। एक बार हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये प्रस्तावना आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो आपको शब्द दिए गए हैं जो कि कलरफुल वर्ड हैं, इनके क्रम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा वर्ड पहले था और कौन सा वर्ड बाद में था, है ना। इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो यदि आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना याद होगी तो आप उनका क्रम बताने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो उद्देश्य का क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतर द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। दोस्तों, ये है भारत की संविधान की प्रस्तावना और यहाँ पर देखो उद्देश्य का भी लिखा हुआ है। दरअसल उद्देश्य का इसको इसलिए कहा गया क्योंकि जब संविधान सभा में ये बात चल रही थी भारतीय संविधान को बनाने की, बात चल रही थी, तो वहाँ पर ये बात उठाई गई कि हम भारतीय संविधान को कैसा बनाएंगे। कम से कम हमारे पास एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम भारतीय संविधान को कैसा बनाना चाहते हैं, है ना। दोस्तों, निश्चित रूप से अगर आपके पास उद्देश्य नहीं होगा तो आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर देंगे। इसलिए जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है, लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो आप बड़ी जल्दी, बहुत जल्द उसको हासिल करने में सक्षम होते हैं। तो उसी प्रकार जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने सोचा कि हमें कैसा संविधान बनाना है, तो वहीं पर पंडित नेहरू जो थे एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं, पंडित नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं कि हमें भारतीय संविधान ऐसा बनाना है। कब प्रस्तुत करते हैं, तो ये डेट आपको याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को क्या प्रस्तुत करते हैं, एक उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है संविधान सभा द्वारा। अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव में जो उद्देश्य थे भारतीय संविधान को लेकर वही प्रस्तावना में शामिल कर दिया जाता है। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया जाता है, प्रस्तावना में शामिल कर दिया जाता है। यही रीजन है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको उद्देश्य का भी हम लोग कहते हैं। तो ये दो डेट आपको याद रखनी है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया, तो 13 दिसंबर 1946 को किया।
उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा? 22 जनवरी 1946 को। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको उद्देश्य का क्यों कहते हैं। देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक और नाम से हम जानते हैं, संविधान का परिचय पत्र। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि N.A. पालकीवाला, किसने कहा था? ये N.A. पालकीवाला परिचय पत्र इन्होंने कहा। क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र कहा N.A. पालकीवाला। कैसे याद करोगे? पालकी आपने देखा होगा, पालकी क्या होती है? एक सब्जी होती है, तो ये पत्ते की सब्जी होती है। ठीक है, पालकी क्या होती है? सब्जी होती है, एक पत्ते की सब्जी होती है। तो पत्र क्या होता है? एक तरीके का पत्ता, मतलब कि पत्र जो है पत्ते का पर्यायवाची ही होता है। ठीक है, तो पत्र से पत्ता और पालकी क्या होता है? पत्ता होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ना, कोई भी स्टोरी बना के आप याद कर सकते हैं, या फिर आप इसी स्टोरी को फॉलो कर लीजिए, ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा? तो N.A. पालकीवाला ने कहा था। यहाँ से जो दूसरा पॉइंट पूछा जाता है प्रस्तावना से जुड़ा हुआ, कि हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं या नहीं। यदि हम संशोधन कर सकते हैं तो अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया, प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है। बेरूबाड़ी संघ मामला, एक बेरूबाड़ी संघ मामला है। ठीक है, इसके बारे में किसी वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना कि बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 में हुआ था। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय जो है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, ये भारतीय संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग नहीं है। और दूसरा मामला है हमारा केशवानंद भारती मामला। ठीक है, केशवानंद भारती मामला। ये सारे प्रश्न अभी आपको हम करवाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह मामला हुआ 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है। इसमें कहा भाग नहीं है और इसमें कहा भाग है। ये बात है 1973 की, सॉरी ये है 1973 की। जब ये संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। और 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है। ना सिर्फ भाग है, संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। और जिस प्रकार से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं उसी प्रकार से हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान में यह रखना होगा कि इसका जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का भाग नहीं है, और 1973 में कहा गया कि संविधान का भाग है, ना सिर्फ एक भाग है बल्कि महत्वपूर्ण भाग है। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके तहत। हालांकि आपको ध्यान में रखना होगा कि इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब बात होती है कि कितनी बार इसमें अभी तक संशोधन हुआ। तो अभी तक जो है दोस्तों इसमें सिर्फ एक बार संशोधन हुआ, वो है 42वां जब संविधान संशोधन हुआ तब संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। कब हुआ था ये? तो 1976 में। और जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है और 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए, कब जोड़े गए, कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला जो शब्द जोड़ा गया था वो है समाजवादी। ठीक है, ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, समाजवादी। दूसरा शब्द है धर्मनिरपेक्षता। क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्षता। और तीसरा जो शब्द जोड़ा गया दोस्तों वो है अखंडता। क्या है? एकता और अखंडता। ठीक है, तो प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन में। कब हुआ? 1976 में हुआ। कितनी बार संशोधन हुआ? तो एक बार संशोधन हुआ। संशोधन में क्या किया गया? तो 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब
तीसरा पॉइंट जो आपको हम समझाने वाले हैं वो है, इसमें समझना कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है बस। प्रस्तावना को लेकर दो देशों का नाम सामने आता है, एक आता है अमेरिका और दूसरा आता है ऑस्ट्रेलिया। किसका आता है? ऑस्ट्रेलिया। यदि आपसे ये पूछा जाए कि प्रस्तावना का जो विचार है, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना का विचार जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना की जो भाषा है ये कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यदि पूछे प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, क्योंकि सबसे पहले संविधान में जो प्रस्तावना ऐड किया गया वो अमेरिकी संविधान में किया गया। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पुनः हम फिर से अपनी प्रस्तावना पर आते हैं। तो ये जो आपके सामने प्रस्तावना है दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से 4 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? मुख्य रूप से 4 तत्व हैं। पहला तत्व जो आपका है, पहला तत्व ये है कि भारतीय संविधान को ये जो शक्ति है, शासन करने की जो शक्ति है, ये प्रदान कौन करता है ना? संविधान को अधिकार कौन प्रदान करता है शासन करने की? तो मुख्य रूप से आपको यह समझना है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। संविधान के अधिकार का जो स्रोत है वो क्या है? पहला तत्व ये हो गया। दूसरा तत्व ये है कि हमारे देश का स्वरूप कैसा है ना? हमारे देश अर्थात भारत का स्वरूप कैसा है। अब यहाँ पर भारत आया तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हम भारतीय संविधान में भारत के किन किन नामों का उल्लेख हुआ है। तो आपको याद रखना है कि भारत संविधान में भारत और इंडिया देश के नाम के रूप में इस्तेमाल हुए हैं, भारत और इंडिया। ठीक है, तो भारत की प्रकृति कैसी है ना? भारत की प्रकृति कैसी है, ये दूसरा तत्व हो गया। अभी हम आपको इसको हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। परेशान मत होइए, आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। भरोसा कीजिए, ये वीडियो देखने के बाद आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जब हम टेस्ट पेपर लगाएंगे 35 क्वेश्चन का, तो आपको सारी चीजें बहुत और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तीसरा हमारा जो है, संविधान का उद्देश्य क्या है ना? संविधान हम क्यों बना रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? तो तीसरा जो मूल तत्व है वो संविधान का उद्देश्य है। ठीक है, और चौथा जो तत्व है, इसको अंगीकार क्या है? अंगीकार करने की तिथि क्या है? अंगीकार करने की तिथि। ठीक है, इतनी चीजें, ये 4 मूल तत्व प्रस्तावना में हैं। अब कहां से हैं? देखो, पहला जो मूल तत्व हमने बताया कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, तो आपको ये याद रखना है, हम भारत के लोग। संविधान को अधिकार कौन प्रदान करता है? तो हम भारत के लोग। दूसरा हमारा जो है तत्व वो है भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति कैसी होगी? तो जो भारत है वो प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा। हालांकि ये जो समाजवादी है और पंथ निरपेक्ष है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किए गए थे। मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे। ठीक है, तो आपको याद रखना कि ये जो 4 शब्द हैं, ये हमारे देश की प्रकृति, भारत देश की प्रकृति को दर्शाते हैं। ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य एक ही में है दोस्तों। ठीक है, ये जो 4 वर्ड हैं, ये भारत की प्रकृति को दर्शाते हैं। आगे तीसरा हमारा जो तत्व है वो है संविधान का उद्देश्य क्या होगा। तो संविधान का उद्देश्य दोस्तों जो है, आपको ये याद रखना है कि संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता, अखंडता और एकता और बंधुता। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो देश में न्याय हो, स्वतंत्रता हो, समता हो, अखंडता और एकता हो और बंधुता हो। ये हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि हम कितने प्रकार के न्याय की बात करते हैं, तो हम 3 प्रकार के न्याय की बात करते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। यदि आपसे यह पूछा जाए कि हम कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो हम 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। पहला, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता की हम बात करते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा कि हम कितने प्रकार की समानता की बात करते हैं, तो 2 प्रकार की समानता की बात करते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता।
ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। यही सारे पॉइंट से अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एग्जाम में इन्हीं सारे पॉइंटों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें ये सारे जो वर्ड यूज हुए हैं दोस्तों, ये सारे वर्ड जो यूज हुए हैं, इन सभी का अर्थ क्या है, हम इसके बाद उसको समझने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा चौथा एलिमेंट था वो है अंगीकार करने की तिथि। तो आपको याद रखना 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया और इसी दिन हमने इसको अंगीकार किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चारों तत्व जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझने में, मैं आपको समझाने में सफल रहा होऊंगा और आपको समझ में भी आया होगा। फिलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो जितने पॉइंट है, जितने पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम क्लियर कर लेंगे पहले ही, ताकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मजा आए। यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो आपका जवाब क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान को लागू कब किया गया, तो सबको पता होगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये दो तिथि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और मेरे हिसाब से अब सारे पॉइंट हो गए जिस पे हम चर्चा करना चाहते थे, वो सारे पॉइंट हो गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इन सारे शब्दों का मतलब क्या है उनको समझने की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द हैं, है ना, जो मुख्य शब्द है उनका अर्थ क्या है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अर्थ जो हमने पढ़ा था, संप्रभुता। हम भारत के लोग तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, हम भारत के जो लोग हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारी जनता की बात करी जा रही है। अब आता है संप्रभुता। ठीक है, पहला वर्ड हमारा जो यूज हुआ प्रस्तावना में वो क्या हुआ है? संप्रभुता, प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या है? तो भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों का जो निर्णय है वो लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी और देश पर निर्भर नहीं है अब। ठीक है, अब उसके ऊपर कोई भी शक्ति काम नहीं करती। ठीक है, आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो संप्रभुता का ये मतलब है, और यही सारी चीजें यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। भारत, संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत अब अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। ठीक है, इसके ऊपर अब कोई भी शक्ति नहीं है। डोमिनियन का मतलब क्या है? डोमिनियन का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कोई देश है, मान लो ये कोई देश है, इसका छोटा सा अंश कहीं बाहर रह रहा है और उस देश पर मान लो ये छोटा सा अंश जो है यहाँ पर है, इस पर शासन कौन कर रहा है? ये वाला देश कर रहा है। तो ये जो छोटा देश है, शासन किसका है? इस बड़े देश का है। तो ये इसका डोमिनियन है। ये छोटा देश क्या है? इस बड़े वाले देश का डोमिनियन है। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि डोमिनियन का क्या मतलब है। दूसरा हमारा जो शब्द है वो है समाजवादी। समाजवादी का क्या मतलब है? कि भारत में शासन व्यवस्था इस प्रकार चलाई जाएगी जिससे सभी वर्गों को, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों को, अपने विकास के लिए उचित वातावरण, परिस्थितियां मिलें, वातावरण और परिस्थितियां मिलें, आर्थिक असमानता कम हो और देश के विकास का फल थोड़े से लोगों के हाथों में ना होकर समाज के सभी लोगों को मिले। ठीक है, समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद का जो मुख्य रूप से मतलब होता है वो जन कल्याण को महत्व देना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यह सभी लोगों को राजनैतिक, आर्थिक समानता प्रदान करने के साथ ही वर्ग आधारित शोषण को समाप्त करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, समाजवाद मुख्य रूप से क्या करता है? जन कल्याण को महत्व देता है और सभी लोगों को राजनीतिक, आर्थिक समानता प्रदान करने के साथ साथ वर्ग आधारित शोषण को समाप्त भी करता है। ठीक है, तो आई होप आपको संप्रभुता और समाजवादी शब्द का मतलब समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है। देखो, धर्मनिरपेक्ष का मतलब सीधा सा है, हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं? पंथ निरपेक्ष की। देखो, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में अंतर क्या है? धर्मनिरपेक्ष एक निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड का मतलब है क्या है? कि हम किसी धर्म को नहीं अपनाएंगे और किसी धर्म के प्रति एक निगेटिव सेंस रहेगा। ठीक है, मतलब उसका सहयोग करने की भावना जो है उसमें नहीं रहेगी धर्मनिरपेक्ष में।
और पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है कि हम किसी धर्म को फॉलो भी नहीं करेंगे, लेकिन हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। फिर से समझिए इसको कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है एक निगेटिव सेंस में कि हम किसी धर्म को नहीं मानेंगे, लेकिन हम किसी धर्म का सम्मान भी नहीं करेंगे और उससे जुड़े हुए मतलब कि कोई मतलब नहीं हमें उससे। और पंथ निरपेक्ष का ये मतलब है कि हम किसी धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, हम किसी धर्म को नहीं मानेंगे, लेकिन हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। ये अंतर है। आई होप समझ गए होंगे आप। तो धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को समान समझेगी। क्या करेगी? राज्य सभी धर्मों को समान समझेगी तथा किसी विशेष धर्म को कोई विशेष लाभ या हानि नहीं पहुंचाएगी। क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं है तो किसी विशेष धर्म को यह लाभ हानि नहीं पहुंचा सकती। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। हमारा जो चौथा वर्ड यूज हुआ है प्रस्तावना में वो है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जहां शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हो। ठीक है भाई, देखो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र है। क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में अप्रत्यक्ष रूप से होती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है कि जो सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में तो होती है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है। कैसे? हम लोग क्या करते हैं, विधानसभा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं और अपना एक प्रतिनिधि के रूप में हम संसद में उसको भेजते हैं। तो चुना तो हम ही लोगों ने है उसको। तो सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। वो चाहे जिस सदस्य को चुने और संसद में भेजे। ठीक है। तो लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता के हाथ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होती है। इसके संबंध में अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना चाहिए, उससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। लिंकन साहब का स्टेटमेंट क्या है? जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए। तो यह है लोकतंत्र। गणतंत्र का क्या मतलब भाई? गणतंत्र का सीधा मतलब है ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर राजा वंशानुगत नहीं होगा। जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, वह वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत का मतलब क्या है? राजा एक निश्चित समय के बाद राजा का चुनाव होगा, मतलब कि जो अध्यक्ष राष्ट्र अध्यक्ष है उसका चुनाव होगा, मतलब वो चुन के आएगा। ठीक है। वंशानुगत में क्या होता है? वंश के आधार पर राजा का, शासक का या फिर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। जैसे मान लो कोई राजा है, तो अब जो इस किसी देश का कोई राजा, मान लो कोई देश ए है, कोई देश ए है, इसका राजा क्या है? इसका राजा आर है। तो अब इस देश में जो दूसरा राष्ट्राध्यक्ष आएगा वो इसके वंश का आएगा, मतलब कि इसका पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है। तो इसका पुत्र या पुत्री इस देश का दूसरा राष्ट्राध्यक्ष बनेगा, है ना, एक वंश के क्रम में चलेगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमने क्या अपनाया है? गणतंत्र को। गणतंत्र में क्या होता है? राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो वंशानुगत नहीं होता, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। हमारे देश में जो है, भारत में जो है, राष्ट्राध्यक्ष मतलब कि राष्ट्रपति जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और एक निश्चित समय अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो गणतंत्र का मतलब आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा, राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो चुन कर आएगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एक निश्चित समयावधि के बाद फिर से उसको चुना जाएगा। तो गणतंत्र का ये मतलब है। ठीक है। अभी प्रश्न जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है। और इसके बाद हमारा जो वर्ड यूज हुआ है न्याय, तो हमने आपको बताया था कि हम कितने प्रकार की न्याय की बात करते हैं, तो 3 प्रकार के न्याय की बात करते हैं। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनका मतलब क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है। अब हम समझते हैं कि आर्थिक न्याय का क्या अभिप्राय है। आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखो हमारा संविधान जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा है।
ठीक है, इसको यदि आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत मज़ा भी आएगा। ना सिर्फ आप एग्जाम के लिए, जिस देश में आप रह रहे हैं कम से कम उसके बारे में आपको, वो किस प्रकार से उसका सिस्टम चलता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके मौलिक कर्तव्य क्या हैं, मूल अधिकार क्या हैं, ये सारी चीज़ें कम से कम आपको एक नागरिक होने के नाते ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप आर्थिक न्याय का मतलब समझ गए होंगे कि आर्थिक कारणों के आधार पर चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समान अवसर उसको प्राप्त होंगे। ये कहता है हमारा आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या है, हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या फिर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात हो। ठीक है, चाहे कोई राजनीतिक दफ्तर हो, उसमें प्रवेश के लिए सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है स्वतंत्रता। न्याय, 3 प्रकार की न्याय की हम बात कर चुके हैं, अब स्वतंत्रता की बात करेंगे। हम प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। कितने प्रकार की दोस्तों, 5 प्रकार की। पहली कौन सी है, विचार, दूसरा कौन सा, अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म, पांचवा उपासना। अच्छा, इसको क्रम से आगे यदि आप याद करना चाहें तो एक अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। देखो, सबसे पहले आपके माइंड में कोई विचार आएगा तभी तो आप उसको अभिव्यक्त करोगे। भाई अगर आपके मन में कोई विचार नहीं है तो अभिव्यक्त कैसे करोगे। सबसे पहले आपके मन में विचार आएगा, उसके बाद अभिव्यक्ति होगी, आपको किसी धर्म पर विश्वास होगा तब आप उस धर्म को फॉलो करोगे। तो विचार, अभिव्यक्ति, इसके बाद क्या आएगा, विश्वास करोगे, फिर धर्म आएगा, और धर्म करोगे तो उपासना किसकी करोगे, धर्म की करोगे। तो इस प्रकार से ये तुम एक सीरियल याद कर सकते हो। ठीक है, बहुत इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, बड़ी आसानी से ये याद हो जाता है। बस थोड़ा सा एक आप अपनी तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो हमने बताया आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। तो हम 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों की कुछ गतिविधियों में किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। यहाँ कुछ शब्द जो है, ये जो कुछ वर्ड जोड़ा गया है, ये बहुत कुछ कहता है। मतलब कि हमें कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है कुछ गतिविधियों में। मतलब कोई भी गतिविधि करो उसकी स्वतंत्रता हमें नहीं है, लेकिन कुछ गतिविधियों में हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। जैसे हमें विचार करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, या फिर हमें और उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, हम किसी भी धर्म के हों अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, है ना, और कोई भी विचार हम अपने मन में कर सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। और ये हमारा पहला क्लास है दोस्तों, ये हमारी पहली वीडियो है, तो इसको सपोर्ट जरूर करें। यदि आप लोग इसको प्यार दिखाते हैं, इस वीडियो पे सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो निश्चित रूप से हम पूरी इंडियन पॉलिटी को आपके सामने स्लाइड शो के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे और सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड आता है समता। समता का एक, अगर हम मोटे तौर पे देखें, समता का मतलब है समानता। क्या है, समता का मतलब है समानता। समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना ही क्या है, समता है। एक बार फिर से समझिए कि समाज में किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, मतलब ये अनुपस्थित होगा। ठीक है, समाज के किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए, किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए, किसी पर्टिकुलर जाति के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, सबके लिए समान अधिकार होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी लिंग का हो, ठीक है, किसी वर्ग का हो, समान अवसर सभी को प्राप्त होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में समता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अच्छा ये बात आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार 12 से 35, ठीक, आपको यह ध्यान में रखना है 12 से 35 भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो दिए गए हैं, मौलिक अधिकार,
उसमें जो समानता की बात करी गई है, सबसे पहले विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता ये अनुच्छेद 14 में किया गया है। कहाँ पर है ये? अनुच्छेद 14 में। दूसरा जो हमारा है वो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है ना। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति का नागरिक हो, चाहे किसी लिंग का नागरिक हो, स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे जहां पर, चाहे जिस स्थान पर उसका जन्म हुआ हो, किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये दिया गया है आर्टिकल 15 में। कहाँ पर दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों आर्टिकल 15 में। नेक्स्ट हमारा जो है वो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 में दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि मतलब एक तरीके से जो जॉब्स हैं, है ना, जो जॉब्स हैं उनके लिए आपको समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, जो नौकरी है उसके लिए क्या होगा? समान अवसर आपको प्रदान होगा। नेक्स्ट हमारा जो है 4th नंबर, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत क्या है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? छुआछूत। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो निम्न जाति के लोग हुआ करते थे और जो उच्च जाति के लोग हुआ करते थे, जो उच्च जाति के लोग थे वो निम्न जाति को छूना पसंद नहीं करते थे, या फिर ये वो जिस पात्र में पानी पी लें, भोजन खा लें, उस पात्र को भी छूना वो लोग पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि जिस कुएं में पानी पी ले उस कुएं का पानी पीना पसंद नहीं करते थे। तो ये जो छुआछूत थी हमारे समाज में, निम्न वर्ग की जाति के लिए और उच्च वर्ग की जाति के बीच में ये जो असमानता थी, जो छुआछूत की असमानता थी, इसको ही अस्पृश्यता कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे अस्पृश्यता क्या होता है। तो इसका अंत किया गया। ठीक है, समानता में इसका क्या हुआ? इसका अंत हो गया। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 17 में है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 12 से 35 और 14 से 18 तक। 14 से 18 तक हम समानता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समानता की बात करते हैं मौलिक अधिकारों में। नेक्स्ट हमारा है उपाधियों का अंत। देखो, उपाधियों का दोस्तों मतलब ये है कि पहले क्या करते थे, जो कुछ किसी कारणवश थोड़ा सा फेमस हो जाते थे, वो अपने नाम के सामने एक उपाधि जोड़ लेते थे। उपाधि का मतलब क्या है? जैसे सम्राट, है ना, सम्राट ए, है ना, ए का मतलब कुछ भी नाम आप जोड़ सकते हैं। सम्राट ए हो गया, ठीक है, सम्राट हो गया, बादशाह हो गया, क्या हो गया? बादशाह बी, या फिर डॉन शहंशाह, ये सारे क्या हैं? एक उपाधि जोड़ लेते थे अपने नाम के आगे। तो इन सारी उपाधियों को अंत किया गया। इन सारी उपाधियों का अंत किस में देखने को मिलता है? आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 में। ठीक है, हालांकि आप उपाधि लगा सकते हैं, अपने नाम के पहले उपाधि लगा सकते हैं, लेकिन किस फील्ड में? सिर्फ शिक्षा और डिफेंस के फील्ड में। किस फील्ड में? शिक्षा और डिफेंस के फील्ड में लगा सकते हैं। जैसे आप मान लो प्रोफेसर हो तो आप डॉक्टर लगा सकते हो आगे, है ना, क्या लगा सकते हो? डॉक्टर आगे लगा सकते हो। और शिक्षा के क्षेत्र में आप जैसे डीएम बन गए, कलेक्टर लगा सकते हो। डिफेंस में आप ब्रिगेडियर बन गए, लेफ्टिनेंट बन गए, कर्नल बन गए, तो आप लगा सकते हो कर्नल ए, ब्रिगेडियर ए, है ना। तो ये आप जो डिफेंस में जो रैंक है इनको अपने उपाधि के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन शिक्षा और डिफेंस के क्षेत्र में। बाकी सम्राट, बादशाह, डॉन, ये दुनिया भर की जो नौटंकी है ये सब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। समानता के जो समता का वर्ड यूज हुआ है, इसके थ्रू जो है उपाधियों को अंत कर दिया गया। ठीक है, सभी नागरिक जो हैं वो समान है, कोई शहंशाह नहीं है, कोई बादशाह नहीं है, कोई डॉन नहीं है। तो आई होप आप उपाधियों का मतलब तो समझ गए होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो वर्ड आता है वो है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब सिर्फ इतना है, भाईचारे की भावना। बंधुत्व का मतलब क्या है दोस्तों? भाईचारे की भावना। हमारा भारतीय संविधान एकल नागरिकता की बात करता है, एकल नागरिकता की बात करता है, और एकल नागरिकता के माध्यम से ये भाईचारे की भावना को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, बढ़ाता है।
भारतीय संविधान एकल नागरिकता की भावना के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है और बढ़ाता है। बंधुत्व का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, भाईचारे की भावना, है ना। अब एकल नागरिकता आपको समझनी चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एकल नागरिकता का मतलब ये है दोस्तों कि आप ये तो भारत के नागरिक हो या फिर भारत के नागरिक नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आप यूएसए के भी नागरिक हो, ऑस्ट्रेलिया के भी हो, भारत के भी हो। नहीं, यदि आप भारत के नागरिक हो तो और किसी देश के आप नागरिक नहीं हो सकते हो, और यदि और किसी देश के नागरिक हो तो भी भारत के नागरिक नहीं हो। तो हमारे संविधान ने एकल नागरिकता का प्रावधान बनाया है, जिसके थ्रू भाईचारे की भावना मतलब कि बंधुत्व की जो भावना है उसको प्रोत्साहन मिले, और एक भाईचारे की भावना, क्योंकि भारत हमारा जो है बहुत विविधताओं वाला देश है। अगर इसमें बंधुत्व की भावना नहीं होगी तो मामला बिगड़ जाएगा, है ना। देखो, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जो अनुच्छेद 51 का कहा है, मौलिक कर्तव्य कितना है तो आपको याद रखना है 12 से जो 35 है वो मूल अधिकार है, और मौलिक कर्तव्य आपका है 36 से 51। हालांकि इन सभी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर जिसका जो टर्न आएगा, है ना। किसी चैप्टर में हम मौलिक कर्तव्य को पढ़ लेंगे, किसी चैप्टर में हम मौलिक अधिकार को पढ़ लेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको ये याद रखना कि अनुच्छेद 51 का में कहा गया है मौलिक हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा, है ना। तो अनुच्छेद 51 का में ये प्रावधान है दोस्तों कि कोई भी नागरिक हो, भारत का कोई भी नागरिक हो, वो धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, वर्ग विविधताओं की जो बेड़ियां हैं इनसे ऊपर उठकर एक भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा, ठीक है, आपस में भाईचारे की भावना को बढ़ाएगा, बना के रखेगा। तो इस प्रकार से ये 9 वर्ड थे दोस्तों। आई होप कि मैं आपको इन 9 वर्ड का जो 9 शब्द हैं इनका मतलब समझाने में सफल रहा हूँगा, और इन्हीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब बारी आती है हमारा टेस्ट की, कि हमने अभी तक जो पढ़ा आपने उन सब चीज़ों में कैप्चर कितना किया, कितना आपको याद हुआ, कितनी चीज़ें आपको समझ में आई। हालांकि कुछ पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आए तो ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद वीडियो में बने रहिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। थोड़ा सा समय आपका ज़्यादा हो सकता है, लेकिन विश्वास मानिए कि प्रस्तावना को आपको फिर दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। ये बस आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिएगा। टोटल 35 MCQs है हमारे पास, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है, जो भी पॉइंट यदि आपने छूट गया, मुझसे नहीं बताया आपको, हम इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए ये है आपके सामने क्वेश्चंस। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। इसको संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। और परिचय पत्र कहा किसने था? तो N.A. पालकी वाला। किसने कहा था? N.A. पालकी वाला ने कहा था। राइटिंग थोड़ा दोस्तों सही नहीं है, एक तो इसमें लिखने नहीं बनता, अभी व्हाइट बोर्ड हो तो उस पर लिखते बनता, ठीक है। इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस है नहीं, बहुत दिन सबको पढ़ाया भी नहीं, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना को हम परिचय पत्र और आत्मा 2 नामों से जानते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है इन शब्दों से। तो जैसा कि हमने अभी आपको प्रस्तावना पूरा दिखाया, आई होप कि आप इस प्रश्न को तो गलत नहीं करेंगे। भारत की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? हम भारत के लोक से शुरू होती है। और ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। भारत की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? तो हम भारत के लोक से शुरू होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो देखो सारे ऑप्शंस आपको ध्यान से पढ़ने हैं, और जो मतलब अभी हमने आपको समझाया उसी के आधार पे आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि सरकार जो है, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है। तो ये गलत बात है। राज्य सरकार जो है वो सभी धर्म का समान रूप में, समान मतलब बराबर रूप में सम्मान करती है, ठीक है। समान रूप में सम्मान करती है सभी धर्मों का, खिलाफ नहीं है उसके।
ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकारा गया है, तो गलत है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। सी में आपको दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, तो ये ऑप्शन सही रहेगा हमारा। ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। गणतंत्र होता है, गणतंत्र का मतलब हमने अभी आपको समझाया। सभी ऑप्शंस आपको ध्यान से पढ़ने हैं और सही जवाब कमेंट में लिख के बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य को हम गणतंत्र कहते हैं, तो ये गलत बात है ना। अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, तो ये गलत है। संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, ये भी गलत है। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब, है ना। गणतंत्र का मतलब क्या है कि ऐसा राज्य, ऐसी व्यवस्था जहां पर राज्य का जो अध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, वो जनता के द्वारा चुन कर आएगा एक निश्चित समय अवधि के लिए। ठीक है, तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से वो दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश भारत 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया, है ना। अभी हमने आपको 3 वर्ड बताए कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था। ये हुआ था 1976 में। ठीक है, 1973 में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया केशवानंद भारती मामले में, और 1976 में भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से? पहला हमने आपको बताया था समाजवादी, दूसरा बताया था धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा हमने आपको बताया था अखंडता। ठीक है, तीसरा कौन सा बताया था? अखंडता। तो धर्मनिरपेक्ष तो जोड़ा गया था लेकिन लोकतांत्रिक नहीं जोड़ा गया था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र, ये मूल प्रस्तावना में थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही जवाब। धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया लेकिन गणतंत्र नहीं जोड़ा गया था, ये मूल प्रस्तावना में था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये पूछा गया था यूपी पीसीएस में। ठीक है, यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से आपको इसको पढ़ना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, तो ये गलत जवाब हो जाएगा क्योंकि सार्वभौम की नहीं, हम संप्रभुत्व संपन्न की बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। देखो, समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र तो है, लेकिन हमें और ऑप्शन पढ़ने हैं, जो सबसे सही होगा उसे ही हम चुनेंगे। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, चाहे प्रजातांत्रिक बोले चाहे लोकतांत्रिक बोले, दोनों ही सही है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ठीक है, आपको बताना कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी ये है, पंथ निरपेक्ष ये भी है, प्रभुत्व संपन्न ये भी है, लोक कल्याण ये शब्द जो है ये प्रस्तावना में नहीं है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है ना। देखो, गणराज्य शब्द का मतलब अभी हमने आपको समझाया। ठीक है, तो यही से क्वेश्चन पूछा गया देखो, और ये पूछा गया है बीपीएससी में। किस में पूछा गया है क्वेश्चन? ये बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो तगड़ा क्वेश्चन होगा। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। बी में है उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी इसलिए। सी में है उसका अपना लिखित संविधान है, या फिर उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसका अपना लिखित संविधान है, इससे गणराज्य का कोई लेना देना
नहीं है। हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए, इसका भी उससे कोई लेना देना नहीं है। गणतंत्र का मतलब है कि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, वो वंशानुगत नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये वंशानुगत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत तगड़ा प्रश्न है और अच्छे से आपको इसको पढ़ना है और जवाब देना है। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से इसको रीड करना है और सही जवाब देना है, क्योंकि सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? देखो, क्रम से क्वेश्चन पूछ लिया गया। हमने आपको बताया था ना कि क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्रम आपको ध्यान में रखना है। और क्रम कब ध्यान में रहेगा? जब आपको प्रस्तावना याद होगी, तभी क्रम ध्यान में रहेगा। तो सबसे पहले क्या आया था प्रस्तावना में दोस्तों? सबसे पहले आया था हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसमें स्टार्टिंग में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो है नहीं, तो इसको गलत कर देंगे। फिर हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इसमें भी है, इसमें भी है। देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसमें है, तो ये तीनों ऑप्शन तो देखने योग्य हैं, इनको देखते हैं। उसके बाद क्या आया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो समाजवादी इसमें है, समाजवादी इसमें है, समाजवादी इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। उसके बाद क्या आया था? धर्मनिरपेक्ष। तो बी में जनवादी है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, और डी में धर्मनिरपेक्ष है। उसके बाद जनवादी, जनवादी मतलब जनतावादी, लोकतंत्र, है ना। जनवादी का मतलब क्या है? लोकतंत्र, एक तरीके से गणतंत्र। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, क्वेश्चन घुमा के कुछ वर्ड घुमाया जा सकता है, ठीक। जैसे इसमें सार्वभौम सत्ता संपन्न यूज किया गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पर लोकतंत्र की बजाय जनवादी यूज किया गया, जनवादी गणतंत्र, या फिर इसको आप लोकतांत्रिक गणतंत्र भी बोल सकते हो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ हम आपको समझा चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए में है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। एकेश्वरवाद नहीं, बहुदेववाद नहीं, सभी धर्मों की अस्वीकृति, ये भी नहीं। ये ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही बैठ रहा कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक है। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये पूछा गया है यूपी पीसीएस में। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न में से निम्न कथन जो दिए गए हैं कौन सही है? तो आपको पता ही है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। तो इस संदर्भ में कौन सही है इन 4 जो कथन दिए गए इनमें से? तो यह 1976 में जोड़ा गया, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया तो गलत बात, ये 42वां में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर, ये मतलब कि आपका कथन नंबर 3 ये सही होगा, और कथन नंबर 1 सही होगा। यह मूल प्रस्तावना में था, तो गलत बात, ये मूल प्रस्तावना में नहीं था। और कहने का मतलब है कि पहला जो कथन है और तीसरा जो कथन है ये सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन, पहला और तीसरा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का जो लक्ष्य है उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? और ऑप्शन मतलब कथन नंबर 1 में आपको दिया गया है कि सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। तो ये सही बात है कि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय की, और इसमें एक न्याय की और बात करते हैं हम, राजनैतिक न्याय की, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना कि हम धार्मिक न्याय की नहीं बात करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि हम कौन से न्याय की बात नहीं करते हैं, तो धार्मिक न्याय की बात नहीं करते हैं, ठीक है। बी कथन में आपको दिया गया है कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये भी सही है। अवसर की समानता, ये भी सही है। और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो ये भी सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी चारों, ठीक है।
सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। मूल भारतीय प्रस्तावना के अनुसार भारत एक। देखो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है कि मूल भारतीय संविधान की के अनुसार भारत एक है। तो चलिए ऑप्शन पहले पढ़ते हैं हम कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष। तो देखो मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, इसको बाद में संशोधन करके जोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी तो गलत, अब इसके आगे हमें नहीं पढ़ना है। ऑप्शन सी पे आते हैं प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष। तो ये भी गलत, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1976 में जोड़ा गया। डी ऑप्शन आपके पास है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो समाजवादी शब्द भी हमने 1976 में जोड़ा था, मतलब हमने नहीं जोड़ा था, संसद ने जोड़ा था। ठीक है, नहीं आप लोग सोचिए कि हम ही ने जोड़ दिया था, संसद ने जोड़ा था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो मूल प्रस्तावना में जो मूल भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत था वो प्रभुत्व संपन्न था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो लोकतंत्र के आदर्शों को हम भैया प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, कि लोकतंत्र के कौन कौन से आदर्श हैं उनको हम प्रस्तावना में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नहीं पूछ लिया गया। तो अगर आपको 3 याद होंगे तभी आप चौथा बता पाओगे कि कौन सा नहीं जोड़ा गया, है ना। तो धर्मनिरपेक्षता तो जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया, एकता अखंडता जोड़ा गया, गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में, संसद में? सही जवाब क्या हो जाएगा? जनता में, है ना। अप्रत्यक्ष रूप से जनता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो शासन की सर्वोच्च शक्ति है वो अप्रत्यक्ष रूप से किसमें निहित है? जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया, किसमें किया गया है? प्रस्तावना में किया गया, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या फिर निर्देशक सिद्धांतों में, या फिर मूल कर्तव्य में? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14। इस तरीके से ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक आइडिया होता रहेगा कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। 18 में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, कहाँ पर की गई उनकी आगे व्याख्या? तो देखो मूल अधिकार के अध्याय में की गई है, तो ये भी सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में की गई है, ये भी सही है। लेकिन आपको सबसे उचित विकल्प चुनना है। देखो ऑप्शन नंबर सी में मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य तीनों दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आदर्शों एवं उद्देश्यों की जो रूपरेखा दी गई है इन तीनों में दी गई है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 19। निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है ना। तो हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के कितने उद्देश्य हैं, है ना, आपको बताया था ना। तो ऑप्शन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है आपके पास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय की तो हमने बात किया है था कि पहला उद्देश्य क्या था हमारा? न्याय था। दूसरा उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और पांचवा उपासना की। और ये 3 प्रकार के न्याय हैं। और तीसरा प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 2 प्रकार की समानता की बात करते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की। ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।
तो ये हमारा उद्देश्य नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये हमारे संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार सही जवाब। ये उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत एक तरीके से भारतीय संविधान में पूछा जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना में इंडिया शब्द नहीं था। ठीक है, उसमें भारत शब्द का इस्तेमाल हुआ, लेकिन आपको ध्यान रखना कि भारतीय संविधान में कौन सा देश का कौन सा नाम उल्लिखित है, तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया दोनों नामों का उल्लेख है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। भारतीय संविधान के किसके द्वारा स्वीकृत है? आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, या फिर भारत की जनता द्वारा। तो आसान सा प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। तो जो भारतीय संविधान है वो भारत के लोगों द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित किया जाता है। प्रस्तावना में आपने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। सही जवाब है भारत की जनता में। ठीक है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब हुआ? देखो यहाँ दो डेट आपको इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद रखनी है। और हमने आपको बताया था ये दोनों डेट कि भारत का जो संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को हुआ, और इसी दिन अंगीकार किया गया इसको। यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना में कौन सी तिथि उल्लिखित है? तो यही है 26 नवंबर 1949 है। और भारतीय संविधान लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, और बाकी ये दोनों छोड़ दीजिए, आपको ये दोनों डेट आपको याद रखनी है बस। ठीक है, तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? संपूर्ण रूप से तैयार हुआ। कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 24। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो अभी हमने आपको बताया 26 नवंबर 1949 को, और इस दिन 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू किया गया। और क्यों किया गया इस रीजन के बारे में हम कभी, ये भाई लेट्स क्यों किया गया? जब तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो 26 जनवरी 1950 को काहे लिए लागू करें? एक के बारे में कौन दिन हम चर्चा करब। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ी थे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है? 25। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ठीक है भाई, आपको बताना है कि किस वर्ष। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा भले आपको सरल लग रहा है, लेकिन सोचने वाला है। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947 में, 1951 में, 1935 में, 1950 में? तो भैया जब संविधान लागू हो जाएगा तभी ये गणराज्य बन पाएगा, क्योंकि 1947 में तो हम स्वतंत्र हुए थे। ठीक, लेकिन हम प्रभुत्व संपन्न नहीं बने थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि 1950 में हम प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में बने, मतलब कि भारत प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना कब? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर है संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया? तो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि एक बार हुआ 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ? 1976 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? देखो हमने आपको बताया था। ठीक है, तो आप पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। पूजा की समानता की तो बात ही नहीं करेगी, सीधी बात, ये गलत है।
ठीक है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात करते हैं, धार्मिक न्याय की बात नहीं करते हैं। सी में है विचार की स्वतंत्रता, सही है, ये सही है, ये सही है। गलत कौन सा है? डी। तो संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को कौन सा एक उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती? तो पूजा की समानता का वादा नहीं करती है, तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। गजब का प्रश्न आपके सामने है, अब आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य, तो कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो देखो, पंथ निरपेक्ष भी सम्मिलित नहीं था, समाजवादी भी सम्मिलित नहीं था, अखंडता भी सम्मिलित नहीं था, ठीक है। ये तीनों वर्ड सम्मिलित नहीं थे। तो 1, 2 और 3, ये तीनों वर्ड सम्मिलित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2, 3 समझ गए होंगे। गणराज्य पहले से था और ये 3 वर्ड 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भैया अच्छे से आपको विचार करना है और सही जवाब आपको देना है, और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर ए है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंत में जाकर प्रस्तावना या फिर उद्देशिका बना। बिल्कुल सही जवाब। हमने आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 में क्या करें कि संविधान हमारा कैसा होना चाहिए, उसके लिए इन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और वही अंत में चलकर क्या बना? प्रस्तावना बना। और इसको स्वीकृति कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। तो ये तो सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और बी में क्या है? इनकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। देखो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, पहले इसको समझ लो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है इसकी प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है। इसका क्या मतलब है? अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कोई ऐसी बात कही गई है या फिर कोई आपको ऐसा अधिकार दिया गया है या फिर कोई ऐसा उद्देश्य देखा गया है या फिर कोई ऐसी स्वतंत्रता आपको दी गई है जो आपको नहीं मिल रही है, तो उस बात के ऊपर आप एक्शन लेके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संवैधानिक रूप से लागू नहीं होती है। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जो बातें आपको दी गई, जो अधिकार दिए गए, जो कर्तव्य आपको दिए गए, ठीक है, जो समानता आपको दी गई, उसमें यदि कोई उल्लंघन होता है, कोई अधिकार में उल्लंघन होता है, तो उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन प्रस्तावना में कही गई बातों को अगर उल्लंघन होता है तो उसके संदर्भ में आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, ना तो सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट में। तो इनकी प्रकृति जो है वो न्याय योग्य नहीं है। ये बात जो है बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको हम समझाने में सफल रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। तीसरा जो हमारा कथन है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो पहले नहीं किया जा सकता था लेकिन अब किया जा सकता है ना। 1973 के पहले नहीं किया जा सकता था, लेकिन 1973 के बाद यह संविधान का भाग हो गया और इसमें संशोधन संविधान की तरीके से ही किया जा सकता है, बशर्ते आपको ध्यान में रखना है कि इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये गलत है। क्या है? ये गलत है। और डी में आपको दिया गया संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती है, ठीक है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकती है, तो ये भी जवाब बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3, ए, बी और डी, है ना। तो इसको 1 मान लो भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, ABCD टाइप हो गया। इसको 2 मान लो और इसको 4 मान लो, इसको 3 मान लो। तो 1, 2 और 4 सही है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। 1, 2 और 4 सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे?
तो सबको पता है, 1000 बार आपको बता चुके कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में। सी ऑप्शन हो गया सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह भाग, वह प्रावधान, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? पंथनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। तो गणतंत्र तो वंशानुगत शासक जो है वह वंशानुगत नहीं होगा, इसकी बात करता है। और वयस्क मताधिकार जो प्रदान करता है वो प्रजातंत्र है ना। हमने आपको बताया था कि जनता के द्वारा जनता के लिए, तो सरकार मतलब जनता को वोट देने का अधिकार कौन प्रदान करता है? लोकतंत्र। ठीक, जनता को वोट देने का अधिकार लोकतंत्र प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र बोलो या लोकतंत्र बोलो, है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 32, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको बताते चले आ रहे हैं उतनी देर से कि कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता और कितने प्रकार की समानता की बात करता है। तो न्याय कितने प्रकार के भैया? 3 प्रकार के। अब ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिए, 3 इसी में दिया गया है और किसी में 3 है नहीं, तो तीनों तो ऐसे ही काट दो। यदि आपको सिर्फ इतना याद है कि न्याय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, तो आप 3 ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ा सकते हो और पहला ऑप्शन एक ही बचा तो ये सही हो जाएगा। लेकिन आपको कम से कम सारी बातें पता होनी चाहिए। 3 प्रकार के न्याय है ना, कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता कितने प्रकार की? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 2 प्रकार की, है ना। तो 3, ये हो गया 5, ये हो गया 2, और भ्रातृत्व भाईचारे की भावना 1। ठीक है, 3 5 2 1, 3 5 2 1, ऑप्शन नंबर 1 ए सही। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 33, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो हम भारत के लोग। स्रोत कौन है भैया? हम भारत के लोग। हमने जब आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 4 तत्व बताए थे, उसमें सबसे पहला तत्व क्या बताया था कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है ना, इसको शक्ति कहाँ से मिलती है? तो हम भारत के लोग। कौन? हम भारत के लोग। ठीक है, तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? हम भारत के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माताओं का मत है निम्न में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। मत का मतलब क्या है? एक तरीके से उद्देश्य क्या था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बनाने का उद्देश्य क्या था, भारतीय संविधान निर्माताओं का, है ना, विचार क्या था, मत क्या था। तो किस में प्रतिबिंबित होता है, किस में झलकते हैं? उद्देशिका में झलकते हैं या फिर प्रस्तावना में झलकते हैं। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये लास्ट क्वेश्चन है ना, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हम टॉप 35 करने वाले हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा और इस तरीके से आपकी पूरी प्रस्तावना समाप्त हो जाएगी। आज ये हमारी क्लास नंबर 1 है। इसी तरीके से हम पूरी आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए लास्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, क्योंकि समय उतना मिल नहीं पाता है और इतनी अच्छी तरीके से जो प्रेजेंटेशन आपको दिख रही है ना, इसको डिज़ाइन करने में काफ़ी सारा टाइम जाता है। रोज़ 1-1 घंटा निकाल के आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के ना इधर उधर से ढूंढ के लाए, आपके लिए सर्च करके लाए, तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने आ सके। विश्वास कीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं पूछा जाएगा, चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोगों ने दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, गलत बात, लागू नहीं किया जा सकता। यह लागू नहीं किया जा सकता, ये सही जवाब है। विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, तो किसी भी परिस्थिति में लागू नहीं किया जा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत। सही जवाब क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं? जैसा कि भी हमने बताया आपको कि इसमें कही गई बातों को संवैधानिक तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। मान लो प्रस्तावना में कोई ऐसी बात कही गई है जो आप तक नहीं पहुंच पा रही, मतलब किसी ऐसे प्रकार की आपको अधिकार दिया गया हो प्रस्तावना के माध्यम से जो कि आपको नहीं मिल रहा, तो आप इस बात का, इस मुद्दे को लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते कि हमको ये अधिकार तो प्राप्त ही नहीं हो रहा।
पता नहीं कैसे संविधान की प्रस्तावना बनाया गया है ना, तो ये विधिक रूप से लागू नहीं होती। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ मिल बांट के इस वीडियो को देखें। और कमेंट बॉक्स आप ही के लिए स्पेशली बनवाया गया है, तो उसमें कमेंट में अपने सारे विचारों को लिख दीजिए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कुछ कमी हो तो बता दीजिए, है ना, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कम से कम कमेंट करके हमें बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।